हेलो जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की पंचायत ऑडिटर की पार्ट 2 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, पंचायत ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लें। अब देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो हमारा अगला प्रश्न यानी कि 26 प्रश्न है वो है, उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा उत्सव जो है वो नए वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हालड़ा, दूसरा है फागली, तीसरा है फुलाइच, चौथा है लोशर। तो दोस्तों, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हालड़ा फेस्टिवल जो है वो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है और इसकी जो मनाने की कोई भी तारीख नहीं है। इसको जो लामा द्वारा लामा जो है वो इसको तय करता है, उसकी तारीख तय करता है। और इसको जो मनाया जाता है वो एक धन की देवी है, लामाओं की धन की देवी है, शशिकार अपा। उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ए ऑप्शन नहीं होगा। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है फागली, तो फागली जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर मनाया जाता है और ये वसंत के शुरू में मनाया जाता है। इसमें जो है पुरुष जो है मुखौटे पहनकर नाचते हैं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है फुलाइच, तो फुलाइच को जो है वो फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, इसे उख्यांग भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि गांव के लोग जो है वो पर्वत चोटियों से फूल चुनकर लाते हैं और उन फूलों से जो है वो देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये 8 दिन तक चलने वाला ये त्योहार है। वहीं जो चौथा ऑप्शन है लोशर, तो लोशर को जो है वो तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और लोशर का ही अर्थ है नया वर्ष। लो से नया है और सर का मतलब है वर्ष या फिर युग। तो लोसर जो है वो नए वर्ष पर मनाया जाता है और ये जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान में ये धूमधाम से मनाया जाता है। ये फरवरी मार्च के महीने में ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। लोसर जो है वो नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लामाओं के द्वारा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है हिमालयन पोलियंड्री के लेखक कौन है। तो हिमालयन पोलियंड्री एक पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं वो हैं डी.एन. मजूमदार जी और उन्होंने इसे लिखा था 1962 में, इस पुस्तक को लिखा था। वहीं एक पुस्तक और भी है, उसका नाम है पोलियंड्री इन द हिमालयाज। वो लिखी थी वाई.एस. परमार जी ने और वो लिखी थी 1975 में लिखी थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। हिमालयन पोलियंड्री के लेखक हैं डी.एन. मजूमदार और वहीं पोलियंड्री इन द हिमालयाज के लेखक हैं वाई.एस. परमार जी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा मंदिर जो है वो चंबा जिला से संबंधित नहीं है। तो भरमौर का 84 मंदिर ये भरमौर में है, चंबा में है, ये सही है। मुकिला देवी भरमौर में है, ये भी सही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी चंबा में है। ऑप्शन ये तीनों नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कौन सा मंदिर जो है वो चंबा में संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, क्योंकि चंद्रशेखर मंदिर या फिर इसे चंद्रशेखर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, ये जो है वो मंडी जिले में है और ये पद्धर में है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर में किसने चंबा राज्य की स्थापना की थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें सही उत्तर जो है वो है मैरूबर्मन ने। तो मैरूबर्मन ने 550 एडी में चंबा राज्य की स्थापना की थी। सबसे पहले जानते हैं कि ये एडी क्या होता है। तो एडी जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसका जो अर्थ है वो है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो उसका उस शब्द का अर्थ है और एनो डोमिनो का जो अर्थ है वो है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि भगवान के जन्म का साल। तो ये जो है वो जीसस की बर्थ के साल को दर्शाता है। वहीं एक और टर्म होती है, उसका नाम होता है बीसी। तो बीसी का जो अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जीसस के बर्थ के पहले का जो समय है उसे बीसी करके दर्शाते हैं और बाद का जो समय है एनो डोमिनो, उसको उसी वर्ष से दर्शाते हैं। आइए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है मिर्जा हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे। तो मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और ये बने थे 25 जनवरी 1971 में ये बने थे और 9 दिसंबर 1971 तक ये अपने पद पर रहे थे। और इसके बाद जो बने थे वो थे रघुनंदन स्वरूप पाठक जी बने थे
और हाँ, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग जी जो हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, सन 1978 से रहे हैं। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है राजगढ़ उप विभाग यानी कि राजगढ़ सब डिवीजन किस जिले में है? तो राजगढ़ सब डिवीजन जो है वो सिरमौर जिले में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भूतकाल में निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो धमेड़ी के नाम से जाना जाता था? तो भूतकाल में जो नूरपुर है वो धमेरी के नाम से जाना जाता था, और नूरपुर का पुराना नाम जो था धमेरी था, और इसे 11वीं शताब्दी में 11वीं सेंचुरी में जेठपाल द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो थी 83%, यानी कि 82.80% जो है सही जवाब है। वहीं जो अब जो है वर्ष 2020 में जो है अब ये लगभग 88% के लगभग पहुंच चुकी है। और वहीं इसमें सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है वो हमीरपुर है, वो 88.15 है। वहीं दूसरे नंबर पर ऊना है 86.53% के साथ। तीसरे नंबर पर है कांगड़ा जिला 85.67% के साथ लिटरेसी रेट में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो होता है गेहूं। ऑप्शन डी सही जवाब है। इसके बाद नाम आता है मक्का का, दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर जो है वो चावल यानी कि धान की खेती की जाती है। नंबर 1 पर है गेहूं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी चुने जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से जो है वो 4 एमपी चुने जाते हैं। ये चुने जाते हैं मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला से। मंडी से इस बार चुने गए हैं रामस्वरूप शर्मा, कांगड़ा से चुने गए हैं किशन कुमार, और वहीं हमीरपुर से है अनुराग ठाकुर, और शिमला से चुने गए हैं सुरेश कश्यप जी। तो 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से ये 2024 तक चलेगी। वहीं 3 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, उनमें जो है वो अनंत शर्मा, जगत प्रकाश नड्डा और इंदु है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सी झील निंद्राधीन स्त्री की झील से जानी जाती है, यानी कि सोई हुई स्त्री के समान ये जानी जाती है? तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। रेणुका झील जो है वो सोई हुई स्त्री के समान लगती है। इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री के समान है, और ये 3218 मीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है वजीर राम सिंह पठानिया वाज एसोसिएटेड विद, वजीर राम सिंह पठानिया का संबंध किस राज्य से है? तो वजीर राम सिंह पठानिया जो है इनका जन्म हुआ था 1824 में इनका जन्म हुआ था, और ये 24 की एज में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनको जो है वो पकड़ा गया था अंग्रेजों की सरकार द्वारा। जब पकड़ा गया था तो इनको पूजा करते हुए पकड़ा गया था, और फिर इनको काला पानी, और फिर इसके बाद उनको रंगून भेजा गया, और इनका जो संबंध था तो वो था नूरपुर जिले से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में आयोजित रेड दी हिमालय कार रैली अपने क्रम में कौन से नंबर की कार रैली थी? तो रेड दी हिमालय कार रैली जो है वो 1999 से शुरू हुई थी। 1999 से ये शुरू हुई थी, तब से ये मनाई जा रही है। तो ये 2016 में जब बनाई गई तो ये 18वें नंबर की ये रैली थी ये, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रैली रेड कार रैली की रेड है। और इस 2016 में जो विजय हुए थे वो हुए थे सुरेश राणा जी हुए थे, और वर्ष 2019 में जो विजय हुए थे तो वो हुए थे सहदेव शर्मा जी हुए थे, और वो हुंडई क्रेटा कार जो है वो चला रहे थे। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है खुशवंत सिंह साहित्य उत्सव हाल ही में अक्टूबर 2016 में कहाँ हुआ? तो जब भी प्रश्न आएगा तो आपने उत्तर लगाना है कसौली, क्योंकि खुशवंत सिंह लिट फेस्ट जो मनाया जाता है वो कसौली क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये मेनली कसौली में ही आयोजित होता है। अतः ऑप्शन बी जो है सही जवाब है कसौली में।
अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है सैमुअल इवान स्टोक जिसने हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती को परिचय में लाया मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। तो वो मूल रूप से निवासी थे अमेरिका के निवासी थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। और बाद में जब ये भारत में आकर बस गए थे तो इन्होंने अपना नाम जो है बदलकर सत्यानंद स्टोक कर लिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में स्थित है और इसे बनाया गया था वो भूरी सिंह राजा द्वारा, चंबा के राजा द्वारा सन 1908 में बनाया गया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं था। पहले ही ये मूल अधिकार था परंतु सन 1978 में 44 में संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा है कितनी बार के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत का राष्ट्रपति कोई भी कितनी भी बार बन सकता है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो कैसे होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो होता है एकल हस्तांतरणीय वोट से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। तो आइए से जानते हैं ये कैसे होता है। तो होता है ऐसे है कि जनता जो है वो अपने प्रेसिडेंट को चुनाव जो है वो सीधे नहीं कर सकती बल्कि जनता के चुने हुए लोग करते हैं और इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सभी प्रदेशों के जो विधानसभाओं से इलेक्टेड मेंबर हैं और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं वो वहां पर अपनी वोटिंग करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं वोट करते, सिर्फ ओनली इलेक्टेड ही वोट करते हैं। जब वो वोट करते हैं तो वोट तो वो एक ही देते हैं परंतु उनको जो है वो प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कैंडिडेट के बीच में कि मेरा पहले नंबर पर जो है ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पांचवें पर ये है, ऐसे प्रायोरिटी तय करती है और इसे ही एकल हस्तांतरणीय चुनाव कहते हैं। और वहीं शुरू में मैंने बताया आपको कि जनता जो है अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन डी है सही है, एकल हस्तांतरणीय वोट से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वोटिंग की जाती है भारत के प्रेसिडेंट की। तो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही बेलोच है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है और ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है भारत में अध्यक्षीय स्वरूप की सरकार है, तो ये सही नहीं है। अगले में पूछा गया भारत में संसदीय स्वरूप की सरकार है, तो ये ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत में संसदीय स्वरूप की सरकार है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को पहचान दी गई है। तो ऑप्शन सी जो सही जवाब है 22 भाषाओं को जो है पहचान दी गई है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत की सर्वोच्च अदालत में महत्तम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वो है 31 है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत का संघ राज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है, गोवा जो है भारत का यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ये पार्ट 2 वीडियो थी। पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।